हेलो। हाँ, मैं अब ऐसे बताने जा रहा हूँ कि ये यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब ये होता है कि सोर्स काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर इन पर जो रेज गिरती हैं वो करीब करीब पैरेलल होती है, तो उन्होंने करीब करीब पाथ बराबर चला है। अच्छा, लेकिन पाथ यहाँ तक बराबर चला है, तो जब यहाँ पर वेव पहुंची और यहाँ पर पहुंची तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस हो गया इतने का। तो ये पूछा गया है कि सेंट्रल फ्रिंज ओ से ऊपर बनेगी या नीचे। तो एक्चुअल में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है वो ये होती है कि दोनों के द्वारा जो पाथ है वो बराबर हो, मतलब पाथ डिफरेंस का मान 0 हो। तो यहां पर जो वेव पहुंची है वो ज्यादा पाथ चल करके आई है और हम ओवरऑल पाथ बराबर चाहते हैं, तो ये अब कम चले ना, ये यहां से चली हुई वेव तो कम चले, तो इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इससे ऊपर बने, बस मतलब यहां कहीं बने। तो फिर किसी ने पूछा कि हम वो दूरी भी निकाल सकते हैं क्या, कि कहां बनेगी। हाँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मानो यहाँ बना और क्लियरिटी ऑफ द डायग्राम में इस तरह से बना दिया। तो क्या करें कि जो ये पाथ था ना ये एक्स्ट्रा, तो अब ये चले एक्स्ट्रा पाथ, तो वहां पर जाके पाथ बराबर हो जाएगा। तो ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मानो कि ये कैपिटल डी है, तो ये जो पाथ एक्स्ट्रा हुआ, ये जो वाला, मानो ये थीटा डिग्री पर टकराई थी, ये थीटा था, तो ये क्या हो गया, और ये डी था, तो ये डी साइन थीटा हो गया एक्स्ट्रा पाथ। तो वहां भी मैं यही चाहता हूं डी साइन थीटा हो, तो ये डी साइन थीटा हो। अब जो डी साइन थीटा ये हो, तो यहां से कैसे निकाला जाए, ये बात कैसे निकाला, ये पाथ। तो इसमें ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये करना है, तो इसको x कह दो, इसको कैपिटल डी कह दो, तो x अपॉन कैपिटल डी बराबर ये डी साइन थीटा अपॉन डी। तो x का मान क्या आ जाएगा, डी बाई डी इंटू साइन थीटा, बस ये चीज आ जाएगी। अगर ये थीटा 0 होता तो शिफ्ट करना नहीं पड़ता, मतलब प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, तो यहां तक पाथ बराबर चलते, आगे भी पाथ अगर बराबर होंगे तो नेट पाथ डिफरेंस 0 हो जाता, तो थीटा का मान 0 होने पर ये कैलकुलेट हो गया। अब किसी ने पूछा कि हम एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करनी है, तो कहां इंट्रोड्यूस करें, इस स्लिट के आगे या उस स्लिट के आगे, जिससे कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दोबारा से यही बन जाए। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है, अरे ये वेव तो पहले ही ज्यादा दूरी तय करी है, और ग्लास प्लेट इंसर्ट करोगे तो वो जो थिकनेस है वो ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर वेव वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो टी थिकनेस की म्यू टी मानी जाएगी, तो इसका पाथ तो और बढ़ जाएगा। तो हमें इसके सामने इंसर्ट करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ हो जाएगा बस, और ऐसे फिर वो कैलकुलेशन से अगर हमें इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ आ जाए। फिर किसी ने पूछा कि यहाँ जो इंसर्ट कर दी इतनी थिकनेस की कर दी कि वो यहाँ आ गई, सेंट्रल ब्राइट फिर यहाँ से आ गई, तो वो जो है ना, ये अब पाथ ऑप्टिकल क्यों बराबर होंगे, देखो ये ज्योमेट्रिकली बराबर है, लेकिन ये पाथ ज्यादा माना जाएगा, S2O माइनस टी प्लस म्यू टी माना जाएगा ना ये, और ये S1O माना जाएगा, तो ये ज्योमेट्रिक वाले तो कट जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा पाथ माना जाएगा इसका म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी इसके बराबर कर दो डी साइन थीटा के, टी का माना जाएगा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा क्या चलाया, डी साइन थीटा, तो इसने एक्स्ट्रा क्या चलाया, टी की जगह म्यू टी, मतलब एक्स्ट्रा क्या हुआ, म्यू टी माइनस टी, मतलब एक्स्ट्रा क्या हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये एक्स्ट्रा हो गया, इतना एक्स्ट्रा पाथ है इसका इससे, तो वो जो है क्योंकि टी की जगह माना जाएगा म्यू टी, तो एक्स्ट्रा हो गया म्यू माइनस 1 इंटू टी, इसको इसके बराबर कर दो डी साइन थीटा के, खट से टी का मान है। अगर टी का मान जो डी साइन थीटा आया इससे भी ज्यादा है, तो अब क्या होगा, अब फिर यहां नहीं होगी, अब नीचे उतर जाएगी, वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नीचे उतर जाएगी। तो फिर किसी ने पूछा
कि हमने बिना ये बताए कि कितनी थिकनेस है ये इंसर्ट कर दी, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ होगी या इससे ऊपर होगी या नीचे होगी? तो इसका जवाब है यहाँ भी हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है, इससे नीचे भी हो सकती है। क्यों? जो कैलकुलेटेड जो आई थी टी थिकनेस जिस पे ये आई थी, अगर उससे ज्यादा है तो नीचे होगी, या तो उससे कम है तो ऊपर होगी। अगर ये इंसर्ट नहीं करी है तो फिर जो अभी जो कैलकुलेशन करी थी वो आ जाएगा एक्स का। ये सवाल इस तरह की प्रॉब्लम है। अब हाँ, ये यंग बाइडियसी एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। तो अभी केबीसी में पूछा गया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में नोबेल प्राइज किस महिला को मिला था और सबसे पहले किस में? तो उसका आंसर था मैडम क्यूरी। उसे फिजिक्स में मिला था और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। तो अब जो है रेडियो एक्टिविटी में मिला था उसे फिजिक्स। नेक्स्ट आता है कि इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह दो वेवलेंथ की लाइट यहां और यहां गिरा दी। अब उनकी जो वेवलेंथ बता दी गई, एक की 500 एंगस्ट्रम, एक की 600 एंगस्ट्रम। दोनों यहां पर दोनों की सेंट्रल, क्यों यहां तो नेट पार्ट डिफरेंस 0 है, यहां तो लैम्डा का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, पार्ट डिफरेंस 0 है। फिर दोबारा से दोनों की सेंटर वो ब्राइट फ्रिंज बने तो वो दूरी क्या होगी? तो बड़ा आसान जवाब है कि ये भी ब्राइट बनावे और ये भी ब्राइट बनावे, तो ये दूरी जो हो ये n1 बीटा 1 हो और यही n2 बीटा 2 हो, n2 बीटा। तो बीटा 2 में क्या आएगा? लैम्डा 2 डी बाई डी n2, और ये क्या आएगा? n1 लैम्डा 1 डी बाई डी। तो डी बाई डी कट जाएंगे, तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 500 एंगस्ट्रम है, ये थोड़ा सा मैंने ये 500 एंगस्ट्रम नहीं, 5000 लाइट होती है तो 5000 6000 है, कोई बात नहीं, डेटा तो क्योंकि नैनोमीटर में 500-600 के आसपास होते हैं, तो अंगस्टन में 5000 4000 से 8000 के करीब होती है लाइट। तो n1 और ये हो जाएगा n2 6000। अब ये कट गए तो एक की 5वीं बनेगी तो दूसरे की 6ठी बनेगी। फिर एक बार ऐसे भी पूछा गया कि इस एक्सपेरिमेंट को अपन ने पानी में करा, इस एक्सपेरिमेंट को पानी में करा एक से एक्सपेरिमेंट। अब जो फ्रिंज विड्थ है वो घटेंगी या बढ़ेंगी या उतनी रहेंगी? तो फ्रिंज विड्थ की जो होती है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो आती है वो लैम्डा डी बाई डी पे आती है, सेकंड जो आती है फिर फर्दर लैम्डा डी बाई डी पे आती है, फिर थर्ड पे फर्दर लैम्डा डी बाई डी पे आती है। तो जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट को पानी में करेंगे लैम्डा कम हो जाते हैं भैया, तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है। समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी रेशियो में कम हो जाते हैं लैम्डा जिस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यही तो कारण है कि डेंसर मीडियम में लाइट धीरे चलती है, क्योंकि लाइट की स्पीड बराबर क्या होती है? एन लैम्डा। एन चेंज नहीं होता, मीडियम के चेंज होने से कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये आप हमेशा ध्यान रखें। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तो वेवलेंथ, जब डेंसर मीडियम में घुसती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है वो इस तरह से है, μ1 जब एक लाइट μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 है, और यही फार्मूला उसमें है μ1 जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लैम्डा कम होगा। तो अब आप सोच सकते हो कि प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा या रेशियो कांस्टेंट होगा। जहां मोर म्यू है वहां मोर ही लैम्डा है, तो जब मोर के साथ मोर है तो गुणा और ज्यादा मोर हो जाएगा, तो रेशियो कर दो ना। तो μ1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन लैम्डा 2। शायद ऐसे ही बोला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना गलत हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो लैम्डा कम हो गया,
तो अब सही है, μ1 लैम्डा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं थोड़ा पहले गलत हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम और लैम्डा ज्यादा होता है, हाँ प्रोडक्ट कांस्टेंट है μ1 लैम्डा 1, ये याद रखें। यही फार्मूला ऐसे याद कर लो, μ1 v1 बराबर μ2 v2। क्यों? ये v1 जो है यही तो हो जाएगा कौन, n लैम्डा 1 बराबर μ2 n लैम्डा 2। n चेंज होती नहीं है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट एंड लैम्डा इज नॉट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट, इट चेंजेस विद द चेंज इन मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, तो n घट जाता है। तो ये आपको याद रखने, क्या क्या याद रखने कि म्यू लैम्डा कांस्टेंट होना, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होना और म्यू वी कांस्टेंट होना है, मोड म्यू लेस थीटा होता है, मोड म्यू लेस वेलोसिटी होती है, मोड म्यू लेस, हाँ सही है सारे सही, म्यू लैम्डा कांस्टेंट, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, म्यू वी कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इस तरह की बातें याद रखें। तो क्या जब वाटर में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएंगी क्योंकि लैम्डा कम हो जाता है। नेक्स्ट किसी ने ऐसे पूछा, और मेरी बात ध्यान से सुने, कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों तरफ रेडियस और कर्वेचर बराबर है और इसका जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं क्योंकि फोकल लेंस मेकर फार्मूला है जो डिसाइड करता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये कहलाता है लेंस मेकर फार्मूला जो डिसाइड करता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज डिसाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो अब 1/r1 माइनस 1/r2 और दोनों r1 r2 बराबर हैं और दोनों अपोजिट में तो ये जुड़ेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ये 1/r होगा, ये माइनस ऑफ माइनस 1/r, ये माइनस जो फार्मूला है विद साइन है, जो अपोजिट है उसका नेगेटिव। अगर ये ऐसे होता तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही तरफ होते और एक ही तरफ होते तो r1 r2 सेम साइन के होते तो ये वाकई माइनस ही होते, सब्ट्रैक्ट ही होते। और ऐसे है तो इस फार्मूला में तो सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन ये ऐड हो, तो 2/r इक्वल टू 10 दे रखी थी फोकल लेंथ और म्यू दे रखा था 1.5, तो 1.5 माइनस 1 आधा, 2 से 2 कट गया, 1/r 1/10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है। अब पूछा क्या गया था वो मैं बात आपको बताऊंगा। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसको सिल्वर्ड कर दिया गया है और इसकी फोकल लेंथ 10 है। तो इसने ये पूछा था कि ओवरऑल ये क्या बिहेव करेगा, तो ये तो क्लियर कट आप बता सकते हो कि ओवरऑल एक मिरर बिहेव करेगा। बोला इसकी क्या पहचान है, किसी ने पूछा इसकी क्या पहचान है, पहचान ये है कि लेंस से कोई चीज देखी जाती है तो ऑब्जेक्ट एक तरफ होता है और देखने वाला दूसरी तरफ होता है। मिरर के केस में, मिरर में जब कोई चीज देखते हैं, कोई भी देखें, अपना चेहरा देखो, पेन देखो, कुछ भी देखो, जो भी देखो, देखने वाला और ऑब्जेक्ट एक ही तरफ होता है, इमेज बने की तरफ, क्योंकि वो वहां रिफ्लेक्शन से बनती है और जब रिफ्लेक्शन से बनती है तो रिफ्लेक्टेड रे रियली तो उसी साइड में होगी ना, दूसरी साइड में कैसे हो सकती है। तो ये ओवरऑल मिरर बिहेव करेगा, बस ये पक्की बात है, क्योंकि सिल्वर्ड कर दिया गया तो इधर ऑब्जेक्ट रखे आप, इधर से आपको कुछ ना दिखाई, ये तो सिल्वर्ड है, रे ना आएंगे आपके पास। तो ओवरऑल मिरर, फिर इसने पूछा था कि ओवरऑल मिरर तो बिहेव करेगा, ये मिरर कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा। तो इसका एक मेथड है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब ये गया तो तो एक बार जाते वक्त लेंस क्रॉस होता है, झूठ मूठ की ये मान लिया जाता है, तो एक बार तो जाते वक्त लेंस क्रॉस होता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर लेंस क्रॉस होता है, तो 2 बार लेंस है और 1 बार मिरर है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2/FL प्लस 1/FL, ये आ जाती है 1/F इक्विवेलेंट। लेकिन F इक्विवेलेंट मिरर की आएगी और ये लेंस की नहीं आएगी, क्योंकि ओवरऑल मिरर ही है, लेंस नहीं, खत्म। अब प्रश्न उठता है कि फोकल लेंथ लेंस की तो हमने 10 दे ही रखी थी, अब रही मिरर की मैं यहाँ कैलकुलेट कर ली थी मिरर की। तो जो मिरर की कैलकुलेट करी थी वो क्या थी, वो 10, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी आधी होती है मिररों में, FM क्या होती है r/2, मिररों में ये फार्मूला होता है। तो r 10 आ गया था तो ये 5 फुट हो जाएगी और 2/10 भी क्या है, 1/5 प्लस 1/5 क्या हो गया, 2/5, तो क्या हो गया 1/F बराबर 2/5, तो F क्या हो गई 5/2, 5/2 हो गई तो क्या हो गई 2.5।
तो 2.5 सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर है। अब किसी ने कहा ये कॉनकेव क्यों है, तो मैं ये आपको समझाऊंगा कि ये आपको रटने पड़ेंगे। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की आपको पॉजिटिव लेनी है